बीते दिनों भारत सरकार द्वारा एक सिख अलगाववादी संगठन के संस्थापक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से मांग की गई थी। अब हाल ही में इंटरपोल ने भारत की इस मांग को खारिज कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पूरी मांग को खारिज क्यों किया गया है, किसके खिलाफ ये पूरी मांग की गई थी, उस पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, इसके अलावा इंटरपोल क्या होता है और उससे संबंधित तमाम अन्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की हमारी वीडियो की रूपरेखा क्या है, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज पर बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर गुरपतवंत सिंह पन्नू है कौन जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई थी, और साथ ही पन्नू के खिलाफ इस तरह की नोटिस की मांग क्यों की गई थी, उस पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरपोल ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा है, इंटरपोल ने खारिज करते हुए किस तरह के तर्क दिए हैं, उन तर्कों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इंटरपोल के बारे में भी कुछ बुनियादी बातें जानेंगे और भारत और इंटरपोल के क्या संबंध रहे हैं, भारत इंटरपोल में कब शामिल हुआ था, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंटरपोल द्वारा जिस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं उन नोटिस के क्या मायने होते हैं, उनके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो में आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है दिल्ली रेड कॉर्नर रिक्वेस्ट फॉर खालिस्तान सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, यानी हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई थी और इसी मांग के जवाब में अब इंटरपोल ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसी को लेकर एक खबर लिखी गई है कि मांग को क्यों खारिज किया है, किस तरह के तर्क दिए गए हैं, भारत सरकार द्वारा किस तरह के आरोप लगाए गए थे, इस पूरे विषय को लेकर ये खबर लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर गुरपतवंत सिंह पन्नू है कौन, ये व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई थी। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू अमृतसर जिले में खानकोट नाम का एक छोटा सा गांव है। ये व्यक्ति उसी गांव से संबंधित है। इस इंसान ने पंजाब विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया है, लॉ में ग्रेजुएट हैं ये। इसके अलावा इन्होंने न्यूयॉर्क में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की, लॉ में ही इन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की, जिसके बाद उसने अमेरिका के हार्टफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद ये खालिस्तान आंदोलन से जुड़ गया और साल 2007 में इसने अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस नाम से एक संगठन की स्थापना की, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मुख्य तौर पर एक अलगाववादी संगठन है, एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य आधिकारिक तौर पर खालिस्तान नाम से एक अलग देश का गठन करना है, एक अलग देश की मांग करना है। यानी इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य खालिस्तान नाम से एक अलग देश बनाना है जो कि मुख्य तौर पर भारत में जो पंजाब वाला एरिया है उसको काट कर बनाया जाएगा। यानी जाहिर तौर पर एक अलगाववादी संगठन है जो कि भारत की अखंडता को तोड़ना चाहता है। अब इसी वजह से क्योंकि ये एक अलगाववादी संगठन है, इसी वजह से भारत सरकार द्वारा इस संगठन को गैर कानूनी भी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा बीते दिनों इस संगठन को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस पूरे ये जो संगठन है, इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था और इसे गैर कानूनी संगठन बताया गया था। इस पर बैन लगा दिया गया था भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा इस पूरे संगठन पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन यदि आप इस संगठन की वेबसाइट पर जाएंगे तो उस वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि संगठन का प्राथमिक उद्देश्य पंजाब क्षेत्र में सिखों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सुनिश्चित करना है। यानी ये सुनिश्चित करना है कि पंजाब क्षेत्र में जो सिख लोग रह रहे हैं वो सिख लोग अपने अपने निर्णय खुद ले सकें। जाहिर तौर पर उन्हें भारत में अपने निर्णय का लेने का अधिकार है, लेकिन इस संगठन द्वारा उन्हें ये इस तरह पेश किया जा रहा है कि वो लोग अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से ये संगठन का उद्देश्य है। इसके अलावा इसकी वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि संगठन का एक और उद्देश्य खालिस्तान नाम से एक अलग संप्रभु देश भी बनाना है, जो कि जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि इस तरह की जो मांग है ये भारत की अखंडता के खिलाफ है। भारत के टुकड़े करने के लिए एक मांग की जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये भारत के विरुद्ध है। भारत की जो एक धारणा है, भारत में सभी लोग एक साथ रहते हैं, इस तरह की जो धारणा है उस धारणा के विरुद्ध है, भारत की विविधता के विरुद्ध है ये मांग। तो जाहिर तौर पर ये मांग काफी
खराब है, उसी वजह से तमाम लोगों द्वारा इस संगठन के खिलाफ तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं और इस संगठन को भारत में प्रतिबंधित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। तो ये तो बात हुई गुरपतवंत सिंह पन्नू की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग क्यों की गई थी। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की गई थी। तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा मई 2021 में की गई थी। इस संबंध में जो एप्लीकेशन दी गई थी इंटरपोल को, उस एप्लीकेशन में लिखा था कि फरवरी 2021 में मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक विशेष अदालत ने पन्नू के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और इस पूरी मांग में इसी वारंट का हवाला दिया गया था कि इसी वारंट के आधार पर पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उन्हें वापस भारत में लाया जाना चाहिए। तो सीबीआई ने अपनी एप्लीकेशन में बताया था कि पन्नू कट्टरपंथी, आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से अंजाम दे रहा है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये जो तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पन्नू भारत में अलगाववादी, कट्टरपंथी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पन्नू पर भारतीय नेताओं की हत्या करने, साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाने, आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए हथियार खरीदने और साथ ही जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी गिरोह हैं, जो अलगाववादी समूह हैं, उन समूहों के लिए भर्ती करने का भी आरोप लगाया गया था। इसके अलावा पन्नू उन 38 लोगों में से एक है जिनके खिलाफ भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है और उन लोगों को भारत सरकार द्वारा यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उन लोगों को भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। तो ऐसे 38 लोग हैं और इन 38 लोगों में पन्नू भी एक है। इसके अलावा पन्नू के खिलाफ अकेले पंजाब में 22 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और पंजाब के अलावा पन्नू के खिलाफ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कई मामले दर्ज हैं। इसमें सबसे प्रमुख मामला एक 25 अप्रैल का है। इसी साल 25 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो में पन्नू द्वारा आम लोगों से, खासतौर पर जो पंजाब के क्षेत्र के लोग थे, उन लोगों से खालिस्तान का झंडा फहराने की मांग की गई थी। मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों पर जहां पर जो कि सरकारी बिल्डिंग्स है, सरकारी बिल्डिंग्स में खालिस्तान का झंडा फहराने की मांग की गई थी और पन्नू ने इस मांग के एवज में कुछ पुरस्कार राशि देने की भी बात की थी। इसी के बाद, इस पूरी घटना के बाद हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने पन्नू के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की थी। तो ये तो बात हुई कि पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग क्यों की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि यदि ये व्यक्ति इतना गंभीर है, इतना बड़ा अपराधी है, अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो आखिर इंटरपोल द्वारा इसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई थी, उस मांग को खारिज क्यों कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इंटरपोल ने स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया है कि पन्नू एक हाई प्रोफाइल सिख अलगाववादी है, एक सिख सेपरेटिस्ट है और साथ ही ये भी स्वीकार किया गया है कि एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन है, ये संगठन जाहिर तौर पर एक ऐसा समूह है जो स्वतंत्र खालिस्तान की मांग कर रहा है और ये स्वतंत्र खालिस्तान की मांग भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। लेकिन इसी विषय पर इंटरपोल ने कहा है कि पन्नू की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में एक राजनीतिक आयाम भी देखने को मिलता है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन देखने को मिलता है। जबकि इंटरपोल के संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक जो इंटरपोल है वो किसी भी राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या फिर नस्लीय गतिविधि, नस्लीय प्रकृति की किसी भी गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी वजह से इंटरपोल ने इस तरह की कोई भी मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, इस तरह का कोई भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा इंटरपोल ने यह भी कहा है कि जो यूएपीए कानून है जिसके तहत पन्नू को भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है, वो कानून खुद भारत में विवादित है, खुद भारत में डिस्प्यूटेड है। भारत सरकार द्वारा उस कानून का गलत उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस कानून में जो गैर कानूनी गतिविधियों की परिभाषा है, वो परिभाषा काफ़ी अस्पष्ट है, काफ़ी वेग है, जिसकी वजह से इस कानून का भारत में दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी वजह से अब इंटरपोल द्वारा पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो ये तो बात हुई कि इंटरपोल ने संबंध में क्या तर्क दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इंटरपोल क्या है उससे संबंधित कुछ बुनियादी बातों को जान लेते हैं। तो इंटरपोल का गठन साल 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग यानी आईसीपीसी नाम से एक संगठन के तौर पर किया गया था। ये एक पुलिस संगठन है, एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने साल 1956 में अपना नाम बदल दिया और साल 1956 से इसे
इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। तो 1956 में इसका नाम बदल गया था। इसका जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था। इस संगठन के मौजूदा समय में 195 सदस्य हैं और 195 सदस्यों की वजह से ही ये जो संगठन है मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। ये संगठन दुनिया के सबसे बड़े पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, क्योंकि इसके 195 सदस्य हैं। इसके कार्यों की बात करें तो इसका प्राथमिक कार्य अपराधों और आपराधिक गतिविधियों पर डेटा को साझा करना है। यानी इसके जो सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों में जो भी अपराध हो रहे हैं, उन अपराध से संबंधित जो अपराधी हैं, इन तमाम गतिविधियों को लेकर जो डेटा तैयार होता है, उस डेटा को तमाम सदस्य देशों के बीच साझा करना है, ताकि कोई अपराधी किसी दूसरे देश में जाता है तो वो वहां अपराध न कर सके, इसे आसानी से रोका जा सके। इसके अलावा ये संगठन तमाम सदस्य देशों को तकनीकी और परिचालन सहायता यानी ऑपरेशनल सपोर्ट भी प्रदान करता है। यानी किसी देश को यदि कोई तकनीकी सहायता चाहिए तो ये संगठन उन्हें तकनीकी सहायता भी देता है, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इस संगठन का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन शहर में मौजूद है। तो बात हुई इंटरपोल की। अब भारत और इंटरपोल के संबंधों की बात करें तो भारत साल 1949 में यानी आज़ाद होने के कुछ साल बाद ही इंटरपोल का सदस्य बन गया था। अब इंटरपोल के संविधान के नियमों के मुताबिक इंटरपोल के प्रत्येक सदस्य देश को अपनी एक विशिष्ट पुलिस एजेंसी को, यानी जो भी देश इंटरपोल का सदस्य है उसको अपनी किसी एक विशेष पुलिस एजेंसी को NCB यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के तौर पर नामित करना होता है। अब ये जो राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो होता है, ये केंद्रीय ब्यूरो एक ऐसी एजेंसी के तौर पर काम करता है जो उस देश के कानून प्रवर्तन तंत्र को अन्य देशों और इंटरपोल के तंत्र से जोड़ती है। यानी ये जो NCB होती है, ये NCB इंटरपोल और उस संबंधित देश के बीच एक कड़ी के तौर पर, एक लिंक के तौर पर काम करती है। और भारत सरकार द्वारा CBI को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस NCB के तौर पर नामित किया गया है। यानी CBI भारत में इंटरपोल और भारत सरकार के बीच एक लिंक के तौर पर काम करती है। इसके अलावा CBI ने इंटरपोल के माध्यम से 2 ऑपरेशन भी संचालित किए हैं। इनमें से पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र को मुख्य तौर पर भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित जो लोग इस तरह की सामग्री को सर्कुलेट कर रहे थे, साझा कर रहे थे, या फिर इस तरह की सामग्री को प्रोड्यूस कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार करना था। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये इंटरपोल के इनपुट्स की सहायता से चलाया गया था। इसके अलावा दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो भारत में ड्रग तस्करी कर रहे थे या फिर ड्रग का उपयोग कर रहे थे। और इस ऑपरेशन को भी भारत सरकार द्वारा इंटरपोल की सहायता से संचालित किया गया था। और इस ऑपरेशन के तहत CBI द्वारा 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो बात हुई भारत और इंटरपोल की। अब अंत में जान लेते हैं कि इंटरपोल द्वारा जो तमाम तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं, उन नोटिस के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उन नोटिस के क्या मायने होते हैं। तो इंटरपोल द्वारा अलग अलग रंगों के 7 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं और उन 7 तरह के रंगों के अलग अलग मायने होते हैं। सबसे पहले रेड नोटिस की मांग करें, रेड कॉर्नर नोटिस की बात करें तो रेड कॉर्नर नोटिस संदिग्ध अपराधियों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति यदि बहुत गंभीर अपराध करता है और किसी दूसरे देश में चला जाता है तो उसे ट्रैक करने और वहां पर उसे गिरफ्तार करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की जा सकती है इंटरपोल से। और ये मांग मुख्य तौर पर इसलिए की जाती है ताकि उसका प्रत्यर्पण किया जा सके, उसकी जो प्रत्यर्पण कार्यवाही है वो पूरी की जा सके और उसे वापस उसी देश में वापस भारत में लाया जा सके। इसके अलावा दूसरा नोटिस है येलो नोटिस। येलो नोटिस मुख्य तौर पर नाबालिग बच्चों, जो माइनर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए जारी किया जाता है जो खुद अपनी पहचान नहीं कर सकते। यानी ऐसे लोग जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ होते हैं, उन लोगों की पहचान करने के लिए, या फिर नाबालिगों की पहचान करने के लिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी छोटे होते हैं। तो इस तरह के लोगों की पहचान करने के लिए इंटरपोल द्वारा येलो नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा अगली बारी आती है ब्लैक नोटिस की। तो ब्लैक नोटिस मुख्य तौर पर अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी भारत में कोई ऐसी बॉडी मिलती है, कोई ऐसा शव मिलता है जिसकी पहचान करना संभव नहीं है, तो उस बॉडी की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा इंटरपोल से ब्लैक नोटिस जारी करने की मांग की जा सकती है। इसके अलावा अगली बारी आती है ग्रीन नोटिस की। तो ग्रीन नोटिस मुख्य तौर पर ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के लिए चेतावनी के तौर पर जारी किया जाता है जो कि किसी भी देश की सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। यानी यदि सरकार को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी देश की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है,
तो उस व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार या फिर किसी देश की अन्य सरकार इंटरपोल से ग्रीन नोटिस जारी करने की मांग कर सकती है। तो बात हुई ग्रीन नोटिस की। इसके अलावा अगला नंबर है ऑरेंज नोटिस का। तो ऑरेंज नोटिस किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु, प्रक्रिया के बारे में चेतावनी के तौर पर जारी किया जाता है, और यह तब जारी किया जाता है जब लगता है कि इस व्यक्ति, घटना या वस्तु से कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा अगला नंबर है पर्पल नोटिस का। तो पर्पल नोटिस मुख्य तौर पर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों, उनके द्वारा उपयोग उपकरणों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के तौर पर जारी किया जाता है। यानी ये नोटिस मुख्य तौर पर जो अपराधी हैं, जो गैंग्स हैं, जो तरह के जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स द्वारा जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी उपयोग किया जाता है, उनकी जो काम करने की प्रक्रिया है, काम करने का जो तरीका है, उस तरीके के बारे में ये पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। अब अंत में बारी आती है ब्लू नोटिस की। तो ब्लू नोटिस मुख्य तौर पर किसी विशेष अपराध के संबंध में या किसी विशेष अपराधी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी भारत सरकार को यदि किसी अपराधी के बारे में और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भारत सरकार इंटरपोल से उस व्यक्ति के लिए इस तरह का नोटिस, ब्लू नोटिस जारी करने की मांग कर सकती है। ब्लू नोटिस जारी होने पर भारत सरकार को उस व्यक्ति से संबंधित, उस अपराधी से संबंधित और एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक विशेष तरह का नोटिस और जारी किया जाता है इंटरपोल द्वारा। इसका कोई रंग नहीं होता। इस नोटिस का नाम है इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस, यूएनएससी विशेष नोटिस, स्पेशल नोटिस। तो ये जो नोटिस होता है ये मुख्य तौर पर उन समूहों या उन संगठनों या फिर उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है, उन व्यक्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है जो कि यूएनएससी प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उस व्यक्ति और भारत सरकार को उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ विशेष जानकारी चाहिए, तो भारत सरकार उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी के लिए ये विशेष नोटिस जारी करने की मांग कर सकती है। तो बात हुई कि इंटरपोल द्वारा किस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत किस वर्ष इंटरपोल का सदस्य बना था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 2014। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।